आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है इस लेक्चर में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को और हमने अब तक कवर किया है आर्ट एंड कल्चर। ओके, सो बेसिकली इस लेक्चर में हम सिविक्स को शुरू करने जा रहे हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो हम यहाँ क्लियर कर लेते हैं फिर से। फर्स्ट है, इस पार्ट में या फिर इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि आपके वर्ल्ड हिस्ट्री से लग सकते हैं आपको। ओके, ये पहला सिनेरियो है। सेकंड सिनेरियो यहाँ पे ये है कि जो हमारा पुराना रूल चलता आ रहा है 40, 30, 20 एंड 15 सेकंड्स वाला, वो आपको फिर से देखने को मिलेगा। थर्ड पॉइंट है कि हम रिवाइज करेंगे कुछ चीज़ों को और कुछ नई चीज़ों को सीखेंगे। ऑलराइट, तो ये होने जा रहा है। तो आइए फर्स्ट सिनेरियो में एक चीज़ मेक श्योर करते हैं कि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अगर आपको लगता है कि जो क्वेश्चन है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से है, तो मैं आपको क्वेश्चन को कनेक्ट करके दिखाऊंगा उस हिस्ट्री से या उस टॉपिक से जो हमने कवर किया। तो इसलिए क्वेश्चन जो है इन्हें प्रीवियस क्वेश्चन से पूछा गया है। ऑलराइट, उसी एग्जाम से जो आप फेस करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता चुका था कि हो सकता है क्वेश्चन आपको लगे कि डिफरेंट एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन उनका पैटर्न, कॉन्सेप्ट और हिस्ट्री बिल्कुल वही होगी जो हमने कवर की है। ऑलराइट, तो पहला क्वेश्चन है कि जो टर्म है आपका कास्ट, वो किस लैंग्वेज से ड्राइव्ड है? पोर्टुगीज से, जर्मन से, डच से या इंग्लिश से? तो इसके लिए आपके पास 30 सेकेंड सोच कर आंसर करने के लिए आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका ए, पोर्टुगीज। ओके, तो जो वर्ड है कास्ट, वो बेसिकली दो लैंग्वेज से मिलके बना है, पोर्टुगीज से और स्पेनिश से। ऑलराइट, और अगर आपको लगता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोर्टुगीज थे बेसिकली वो फर्स्ट यूरोपियंस थे जो कि इंडिया में आए। ऑलराइट, ये थे आपके फर्स्ट यूरोपियंस जो कि इंडिया में आते हैं। ऑलराइट, सेकंड, अगर आपको याद हो वैदिक कल्चर के बारे में, तो मैं आपको बता चुका था कि यहाँ पे 4 वर्ण हैं और वर्णास में जाति आपको देखने को मिलेगी। जाति जो थी बेसिकली, तो इंग्लिश वर्जन है जाति का, वो है कास्ट। ऑलराइट, तो बेसिकली कास्ट वर्ड है वो यूज्ड होता है डिनोट करने के लिए पर्टिकुलर ब्रीड को, या फिर आप कह सकते हैं रेस को दिखाने के लिए। ऑलराइट, तो इसी वजह से जो कास्ट वर्ड है उसका सिग्निफिकेंस आपको देखने को मिलेगा इंडियन हिस्ट्री में भी। ऑलराइट, अब चलिए आगे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है, जो टर्म है आपका ग्रेटर इंडिया, वो डिनोट करता है किसको? पॉलिटिकल यूनिटी को, रिलीजियस यूनिटी को, कल्चर यूनिटी को या सोशल यूनिटी को? इसके लिए आपके पास है 30 सेकेंड सोच कर आंसर करने के लिए और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30 टाइम्स अप। आंसर है बी। ओके, तो अगर हम बात करें इंडिया के बारे में, तो इंडिया जो है वो बहुत ही डाइवर्स लैंड है। ऑलराइट, इंडिया जो है बहुत ही डाइवर्स लैंड है
और रिलीजियस यूनिटी की बात में अगर हम बात करें तो यहाँ पे कई सारे रिलीजन्स हैं इंडिया में, जैसे कि हिंदुज्म हो गया, इस्लाम हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया आपका, सिखिज्म हो गया, जैनिज्म हो गया आपके, जेरूसलम हो गया। कई सारे रिलीजन्स हमारे पास यहाँ पे हैं हमारे कंट्री में। ओके, लेकिन यदि हम बात करें रिलीजन के बारे में, तो रिलीजन जो है वो नैरो कह सकते हैं स्कोप होता है बेसिकली। मैं किसी भी लिबरल या सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलीजियस यूनिटी की मैं बात करूं अगर, तो ये नैरो स्कोपिक होते हैं, राइट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सेकुलरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, लिबरलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसको प्लीज उस वे में मत लीजिएगा। लेकिन जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि जो कल्चर यूनिटी है वो बड़ा होता है रिलीजियस यूनिटी से। कि अगर हम बात करें एक रिलीजन के बारे में, जैसे मान लीजिए हिंदुज्म हो गया, तो हिंदुज्म में भी नॉर्थ में डिफरेंट कल्चर है, साउथ में डिफरेंट ट्रेडिशंस मिलेंगे, वेस्ट में डिफरेंट मिलेगा, और ईस्ट में भी हमें डिफरेंट देखने को मिलेगा। सेम है आपका इस्लाम के साथ भी और बाकी रिलीजन्स के साथ में भी। तो आप देख सकते हैं कि विद इन द रिलीजन्स ऑल्सो यहाँ पे कई सारे वेरिएशंस हैं, ट्रेडिशंस हैं, प्रैक्टिसेस हैं। ऑलराइट, इसलिए मैंने आपसे बोला था कि अगर हम बात करें रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से तो नैरो स्कोप होता है, क्योंकि विद इन द रिलीजन ही कई सारी चीजें, वेरिएशंस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसीलिए जब हम ग्रेटर इंडिया की बात करते हैं तो बेसिकली हम बात कर रहे होते हैं कल्चर यूनिटी की। इसका मतलब हुआ कि बेसिकली हम जिस भी कल्चर से बिलोंग करते हो, लेकिन हमारे पास एक कॉमन आइडेंटिटी है, वो है इंडियन। चलिए आगे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है कि किसी को हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंडिया में। लॉर्ड मायो है, कर्जन है, रिपन है, या लॉर्ड क्लाइव है। ओके, और आपका टाइम शुरू होता है अब। आपके पास 40 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए। टाइम स्टार्ट होता है अब। 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स करेक्ट आंसर इसका लॉर्ड रिपन। ओके, तो लॉर्ड रिपन जो है बेसिकली वो उन्हें कंसिडर किया जाता है एज अ फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ओके, ऐसा क्यों है, इसका रीजन क्या है कि उनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बुलाते हैं? तो बेसिकली ये वो थे जिन्होंने स्टार्ट किया था म्यूनसिपलिटी को। तो अगर आप शहरों में रहते हैं तो आपको म्यूनसिपलिटी के बारे में पता होगा कि रूल क्या था म्यूनसिपलिटी का। तो लॉर्ड रिपन जो थे वो पर्सन थे जिन्होंने इसको स्टार्ट किया था। इसके पश्चात अगर हम बात करें बाकी लोगों के बारे में जो हम यहाँ देख रहे हैं, तो लॉर्ड मायो जो है ये फाउंडर है आपके मायो कॉलेज के। ओके, अजमेर में। ऑलराइट, हम अगर बात करें लॉर्ड क्लाइव के बारे में, तो इन्होंने कई सारी बैटल्स लड़ी हैं ब्रिटिश, और इनमें से एक बैटल थी एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स। ऑलराइट, तो याद रखिएगा जो एंग्लो कार्नेटिक वॉर्स थी वो बेसिकली किन के बीच लड़ी गई? फ्रेंच के वर्सेस ब्रिटिश। ऑलराइट, जिसमें जो फर्स्ट बैटल थी वो हारे थे, लेकिन बाकी जितनी बैटल्स थी वो ब्रिटिशर्स ने जीती थी। और रॉबर्ट क्लाइव जो थे, जो कि ब्रिटिश साइड से लड़ रहे थे, उन्होंने काफी इंपॉर्टेंट रोल इसमें निभाया था। और यदि हम बात करें लॉर्ड कर्जन के बारे में, तो बेसिकली वो थे जिन्होंने डिवाइड किया था बंगाल को ईस्ट बंगाल में और वेस्ट बंगाल में। ऑलराइट, और अगर आज हम बात करें ईस्ट बंगाल के बारे में, तो ये पार्ट है
ये है सेपरेट कंट्री और ये एक टाइम पे पार्ट था पाकिस्तान का, और इसको आज हम ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। और टिल 1971 इंडो पाक वॉर तक। चलिए आगे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि जो दो फॉर्म्स हैं डेमोक्रेसी की, वो है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, मोनार्कियल और रिपब्लिकन, और पार्लियामेंट्री और किंग। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपके पास 40 सेकंड से सोच के आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर इसका पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। ऑलराइट, तो अगर हम बात करें इन दोनों फॉर्म्स के बारे में, तो ये है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल, और ये दोनों फॉर्म्स होती है डेमोक्रेसी की। पार्लियामेंट्री क्या होती है और प्रेसिडेंशियल क्या होती है। ओके, सो बेसिकली जो पार्लियामेंट्री फॉर्म होती है आपकी, वो होती है आपकी इंडिया में। ऑलराइट, और जो बेस्ट एग्जांपल है प्रेसिडेंशियल फॉर्म का, वो है यूएसए। तो बेसिकली पार्लियामेंट में होते हैं आपके अपर हाउस एंड लोअर हाउसेस। ठीक वैसे ही प्रेसिडेंशियल्स में आपके होते हैं अपर हाउस और आपके होते हैं लोअर हाउस। ऑलराइट, लेकिन जो डिफरेंस है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है, जो प्राइम मिनिस्टर है उनके पास इंपॉर्टेंट रोल्स होते हैं पॉलिसी फॉर्मुलेशन में और एग्जीक्यूशन में, क्योंकि ये होते हैं आपके हेड ऑफ द गवर्नमेंट। और जो इंडियन प्रेसिडेंट होते हैं वो सिर्फ अपने असेंट देते हैं उन एक्ट्स को, लेकिन प्रेसिडेंशियल फॉर्म में जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास सिग्निफिकेंट रोल होता है पास करने में जिसको उसके फॉर्मुलेशन। और यदि हम बात करें एग्जीक्यूटिव्स के बारे में, और बेसिकली अगर हम बात करें पॉलिटिशियंस के बारे में जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं बेसिकली, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म जो होती है, तो ये जल्द सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि पार्लियामेंट में जो गवर्नमेंट है वो इलेक्टेड होती है और मेजोरिटी बेसिस। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें प्रेसिडेंशियल की, तो जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये सेपरेटली इलेक्टेड होते हैं और ये डिफरेंट पार्टी से बिलोंग कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रेसिडेंशियल एंड द पार्लियामेंट्री फॉर्म। एक और डिफरेंस है जो आपको याद रखना होगा कि अगर हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म की, तो यहाँ पे आती है आपकी कलेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वहीं पे प्रेसिडेंशियल की अगर हम बात करें, प्रेसिडेंशियल में आपकी आती है नो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, तो ये थे बेसिक डिफरेंस बिटवीन द पार्लियामेंट्री एंड द प्रेसिडेंशियल। ओके, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब हुआ क्योंकि जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं वो सेम पार्टी से बिलोंग करते हैं मेजोरिटी रूल के ऐसे, तो इनके पास कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इसका मतलब हुआ कि अगर पार्टी का कोई भी आदमी कुछ गलत करता है या कुछ भी बोलता है तो बाकी पार्टी के मेंबर्स भी जिम्मेदार हो जाएंगे। लेकिन प्रेसिडेंशियल में जो लोग हैं वो सेपरेटली इलेक्टेड होते हैं, इसी वजह से कि एक के कर्म का फल बाकियों को नहीं मिलता। ओके, तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट। चलिए आगे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमारे पास है कि कौन सी है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ओके, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, लैंग्वेज कमीशन, प्लानिंग कमीशन, इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन। 30 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th
16th, 17th, 18th, 19th, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. The times are करेक्ट आंसर है इसका बी। ऑलराइट, सो प्लानिंग कमीशन जो है वो होती है एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसका मतलब हुआ कि इसके पास कोई भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसके पास होती है स्टैच्यूटरी फोर्स। ओके, तो जो प्लानिंग कमीशन है उसका कहीं भी मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन इसको स्टैब्लिश किया गया था स्टैच्यूटरी फोर्स की वजह से, यानी इसका मतलब हुआ कि इसको स्टैब्लिश किया था बाय पासिंग ऑफ एक्ट। ऑलराइट, तो इसीलिए इसको हम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के नाम से पुकारते हैं। चलिए आगे चलते हैं। 6 क्वेश्चन हमारे पास है और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन भी है ये, कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो होते हैं वो इलेक्टेड हैं, नॉमिनेटेड हैं, अपॉइंटेड हैं या फिर सिलेक्टेड हैं। ये मेरा एक बहुत ही कैसे ट्रिकी क्वेश्चन है आपसे। ओके, टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है बी, अपॉइंटेड। तो बहुत से आप में से कंफ्यूज हो जाएंगे, मुझे पता है, और बहुत से जो है आप में से वो सोचेंगे कि आंसर गलत है, लेकिन आंसर जो है वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर्स में, थ्योरी वाले जो लेक्चर्स थे, मैंने आपको बताई थी एक चीज़, कि इंडिया में जो इलेक्शंस हैं बेसिकली वो होते हैं, ऑलराइट। तो इसी वजह से इंडिया जो है वो डेमोक्रेटिक कंट्री है, ऑलराइट। ताकि जो लोग हैं जो कि इस कंट्री को चला रहे हैं वो बेसिकली इलेक्टेड हो। तो मैंने ये क्यों कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो अपॉइंटेड होते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर जो कि लीडर है गवर्नमेंट का, जो लीडर है गवर्नमेंट का, अगर वो भी वोट के तौर पे, या फिर आप कह सकते हैं अगर वो अपॉइंटेड है बेसिकली, तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है जो कि हमने कवर किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो इसको सेटिस्फाई करता है। मान लीजिए अगर यहाँ पे दो पार्टीज हैं, पार्टी ए और पार्टी बी, ऑलराइट। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो पार्लियामेंट्री है, ऑलराइट, जिसमें जो मेजोरिटी सिस्टम है वो कैरी ऑन होता है। तो इसी वजह से ये जो दो पार्टीज हैं ये इलेक्शंस में लड़ेंगी, ऑलराइट, और इनको ये मेक श्योर करना पड़ेगा कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा इनके लिए वोट करें। ओके, तो जो भी इनमें से ज़्यादा वोट्स को पाएगा लोगों से, उसको मेजोरिटी मिलेगी पार्लियामेंट में। इसके पश्चात उनको नॉमिनेट करना पड़ेगा किसी को ऐसे कैंडिडेट के तौर पे जिसको प्राइम मिनिस्टर वो बनवाना चाहते हैं। यानी मान लीजिए यहाँ पे है मिस्टर एक्स और यहाँ पे मिस्टर वाई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमें पता चलेगा ए को मिले 100 वोट्स, 9 और वाई को मिले 90 वोट्स, ऑलराइट। तो इनमें से किसके पास मेजोरिटी है? ए के पास। तो जो पार्टी ए है वो एक्स को नॉमिनेट करेगी। ओके, अब जो ये एक्स है, ऑलराइट, ये नॉमिनेटेड मेंबर है प्राइम मिनिस्टर के लिए, ऑलराइट। तो इसमें जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होंगे, सॉरी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे मिस्टर जेड, वो देखेंगे किसके पास मेजोरिटी है, ऑलराइट। इस केस में ए के पास है, तो इसी वजह से जो एक्स है वो अपॉइंट होगा एज अ प्राइम मिनिस्टर या फिर पीएम नेक्स्ट कितने सालों के लिए? 5 सालों के लिए। ओके, तो इस तरीके से जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपॉइंटेड होते हैं, ऑलराइट।
तो इंडिया जो है बेसिकली वो डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस में कई सारी पार्टीज जो हैं जो उससे लड़ती हैं, कॉम्पीट करती हैं। जिस पार्टी को ज़्यादा वोट्स मिलेंगे उसको मेजोरिटी मिलेगी, और फिर उसका जो नॉमिनेटेड मेंबर होगा जिसको सिलेक्ट करेंगे एज अ प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, तो उसका नाम भेजा जाएगा प्रेसिडेंट के पास में। प्रेसिडेंट एग्जामिन करेंगे सिचुएशन को और इलेक्ट करेंगे उस पर्सन को एज अ प्राइम मिनिस्टर फॉर नेक्स्ट 5 years। लेकिन लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर और गवर्नमेंट है उसको डिसॉल्व किया सकता है बाय नो कॉन्फिडेंस मोशन विद इन द 5 years। ऑलराइट, तो ये था आपका एक्सप्लेनेशन कि क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो इलेक्टेड नहीं होते बल्कि अपॉइंटेड होते हैं। ऑलराइट, तो इसको इलेक्टेड मत करिएगा, नहीं तो आपको नेगेटिव मार्क्स मिलेंगे क्योंकि आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। ऑलराइट, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है वो अपॉइंटेड है और कैसे मैं आपको बता चुका हूँ। चलिए आगे चलते हैं। 7th क्वेश्चन है हमारे पास कि इनमें से कौन सा ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। 40 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। ऑलराइट, आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। द टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका सी। ओके, इंडियन फॉरेन सर्विस जो है वो पार्ट नहीं होती ऑल इंडिया सर्विस की। ओके, तो बेसिकली जब हम बात करते हैं ऑल इंडिया सर्विस के बारे में तो हम बात करते हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के बारे में, इंडियन पुलिस सर्विस के बारे में और इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में। ओके, और जो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है वो इसमें इंक्लूड होते हैं क्योंकि जो ऑफिसर्स होते हैं या फिर जो पर्सनल्स होते हैं सर्विस के उनको ऑल ओवर इंडिया डिप्लॉय किया जाता है। ऑलराइट, अंडर वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर और यूनियन टेरिटरीज के गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन जब हम बात करते हैं इंडियन फॉरेन सर्विस के बारे में, सॉरी फॉरेन सर्विस, तो बेसिकली ये पार्ट होते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस के बारे में। ओके, क्योंकि जो पर्सनल या जो ऑफिसर है इंडियन फॉरेन सर्विस का वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय हो सकता है उसी जगह पे जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ऑपरेट करती है, नोटिफाइड करती है। ऑलराइट, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट डिप्लॉय करेगी उसे। तो याद रखिएगा कि सिर्फ इन्हीं 3 सर्विसेज को हम लोग ऑल इंडिया सर्विसेज में इंक्लूड करते हैं। ऑलराइट, रीजन क्या है मैं आपको बता चुका हूँ। इंडियन फॉरेन सर्विस सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विस है और इसको सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लेसेस पे ही डिप्लॉय किया जा सकता है। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 8th क्वेश्चन है हमारे पास कि जो डिक्लेरेशन है कि जो डेमोक्रेसी है वो है डेमोक्रेसी गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल फॉर द पीपल। ये किसने दिया था? जॉर्ज वॉशिंगटन ने, विंस्टन चर्चिल ने, अब्राहम लिंकन ने या फिर थियोडोर रूजवेल्ट ने? इसके लिए 30 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर इसका सी। ऑलराइट, अब्राहम लिंकन जो है जो कि आपके एक बार पे यूएस प्रेसिडेंट भी थे। ऑलराइट, और वन ऑफ द फेमस लीडर रह चुके हैं वर्ल्ड में। अब्राहम लिंकन वो इंसान थे जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि डेमोक्रेसी जो है वो गवर्नमेंट होती है फॉर द पीपल बाय द पीपल। ओके, और आपको एक याद होगा इस डेफिनेशन को आपने सुना भी होगा जब आप स्कूल में होंगे। ऑलराइट, या फिर कहीं ना कहीं आपने इसको जरूर पढ़ा होगा एक ना एक बार, क्योंकि
ये बहुत ही बेसिक और फेमस डेफिनेशन है डेमोक्रेसी की। ओके, अब चलिए आगे चलते हैं। जो नाइन्थ क्वेश्चन हमारे पास है वो है कि इंडिया को डोमिनेंट स्टेटस जो था वो मिलता है 15 जनवरी 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1950 को, या 15 अक्टूबर 1947 को। 20 सेकेंड से आपके पास सोच के आंसर करने के लिए, और आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका बी। और 15 अगस्त 1947 हमें मिली थी इंडिपेंडेंस। ओके, हमें मिलती है इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ग्रेट ब्रिटेन। और आप कह सकते हैं यूनाइटेड किंगडम। जिसका पार्ट था एक टाइम पे ग्रेट ब्रिटेन। तो आप कह सकते हैं 1947 में 15 अगस्त 1947 को हमें डोमिनेंट स्टेटस मिलता है और इंडिपेंडेंस मिलती है यूनाइटेड किंगडम से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। 10th क्वेश्चन है, डेस्पोटिज्म पॉसिबल है किस में? वन पार्टी स्टेट में, टू पार्टी स्टेट में, मल्टी पार्टी स्टेट में, या टू एंड मल्टी पार्टी स्टेट में? 30 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए। ऑलराइट, इस आंसर को टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 एंड 30। टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है इसका वन पार्टी स्टेट। ऑलराइट, और कैसे? तो अगर हम बात करें डेस्पोटिज्म के बारे में तो बेसिकली इसको हम रेफर करते हैं ऑटोक्रेसी से। और आप कह सकते हैं ये होती है लगभग आपके मोनोपोली रूल। ओके, तो यहाँ पे दो वर्ड हैं, पहला है डेमोक्रेसी और सेकंड है आपकी ऑटोक्रेसी। दोनों का डिफरेंस क्या होता है? डेमोक्रेसी में यहाँ पे कई सारी पार्टीज होती हैं। बेसिकली जो लोग हैं उनके पास राइट्स होते हैं इलेक्ट करने के लिए पर्सनल्स को, ताकि उनके कंट्री को चलाया सके, ऑलराइट, या फिर उनकी इकोनॉमी या कंट्री को मेंटेन किया जा सके, अगर जो भी वो चाहते हैं। लेकिन ऑटोक्रेसी में लोग जो होते हैं उनके पास कोई राइट नहीं होते, जैसे कि डेमोक्रेसी के तौर पे, और जो किंग है या फिर जो रूलर है वो रूल करता है उस पूरे कंट्री को। ऑलराइट, तो इस तरह की चीजें जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ वन पार्टी स्टेट में ही आ सकते हैं, जहाँ पे यहाँ पे सिर्फ एक ही रूलर होता है, लाइक मोनोपोली, जो कि रूल करता है पूरे नेशन को, और यहाँ पे कोई और नहीं होगा उसको काउंटर करने के लिए। तो ये है आपका आंसर। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। 11th क्वेश्चन है हमारे पास कि मार्क्स जो थे कहाँ से बिलोंग करते थे? जर्मनी से, फ्रांस से, होलैंड से या ब्रिटेन से? इनका जो ओरिजिनल नेम है वो है कार्ल मार्क्स, और इन्होंने बहुत ही फेमस थ्योरी मार्क्सिज्म जो थी वो दी थी। तो अब आपको आंसर देना है कि ये किस जगह से बिलोंग करते थे, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और ब्रिटेन से। तो आपके पास है 20 सेकेंड आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 20। ओके, टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका जर्मनी। जो कार्ल मार्क्स जो थे वो बेसिकली फेमस इकोनॉमिस्ट थे, कहाँ के? जर्मनी के, जिन्होंने फेमस थ्योरी दी थी मार्क्सिज्म के। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 12th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा गार्जियन है फंडामेंटल राइट्स का?
तो अब फिर से आपको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेगा जो मैं आपको बता चुका हूँ कई बार, तो मुझे लगता है कि 20 सेकेंड्स जो है वो इनफ टाइम है आंसर करने के लिए, राइट। आपका टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थर्ड टाइम्स अप। ओके, यहाँ पे 10 सेकंड में बफर देता हूँ मैं आपको। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ऑलराइट, तो मैंने टोटल आपको 30 सेकंड दे दिए इसी क्वेश्चन के लिए। ऑलराइट, 20 पहले दिए एंड 10 सेकंड का आपको बफर दे दिया, तो आपको और भी अच्छे से सोचने का मौका मिल पाए। ओके, तो अब ये आंसर का टाइम है और आंसर है जुडिशरी डी। क्यों? क्योंकि आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है बेसिकली अंडर आर्टिकल 32, हाई कोर्ट जो है अंडर आर्टिकल 226, उनके पास ये राइट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का। इसका मतलब हुआ कि अगर कोई भी आप में से कंट्री में उसको लगता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स जो है डिप्राइव्ड हुए हैं, तो वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट को 226 के तहत। तो जुडिशरी जो है बेसिकली वो होगा राइट आंसर। ऑलराइट, चलिए आगे चलते हैं। 13th क्वेश्चन हमारे पास है कि जो सरकारी कमीशन था वो कंसर्न था किसके साथ में? एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स के साथ में, इलेक्ट्रोल, फाइनेंशियल या सेंटर स्टेट रिलेशंस के साथ में। 20 सेकेंड्स आपके पास सोच के आंसर करने के लिए। ऑलराइट, और यहाँ पे आपको एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। ओके, 20 सेकेंड्स आंसर करने के लिए टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13th 14th 15th 16th 17th 18th 19th 20। सो योर टाइम्स अप। करेक्ट आंसर है डी, सेंटर स्टेट रिलेशंस। सो सरकारी कमीशन जो था उसको अपॉइंट किया गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस में देखने के लिए। और बेसिकली ये वन थे जिन्होंने गवर्नेंस सिस्टम को परपस किया था, और उन्होंने बोला था कि गवर्नर जो है वो नेटिव नहीं होना चाहिए स्टेट का, और वो एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, और इसके पश्चात जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करेगी गवर्नर के काम में। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि वो किसी भी पेड ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए आउटसाइड इस ऑफिस। ओके, फर्स्ट कंडीशन थी कि नेटिव होने चाहिए, नेटिव नहीं होने चाहिए स्टेट के। ओके, नेटिव नहीं होने चाहिए स्टेट के, एक्टिव पॉलिटिशियन नहीं होने चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गवर्नर से काम में इंटरफेयर नहीं करेगी। ओके, गवर्नर के काम में। और फोर्थ हो गया कि वो किसी भी पेड ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व नहीं होने चाहिए अपने ऑफिस के बाहर। ऑलराइट, तो इस तरह की रिकमेंडेशन जो थी वो सरकारी कमीशन ने दी थी गवर्नर पे, तो इसलिए इनको सेंटर स्टेट रिलेशंस के लिए अपॉइंट किया गया था। ऑलराइट, 14th क्वेश्चन हमारे पास, जो स्पीकर होंगे लोकसभा के वो एड्रेस करते हैं अपने लेटर ऑफ रेजिग्नेशन को किसे? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को, मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स को। 15 सेकंड है सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, सॉरी 15 टाइम था। ओके, सो टाइम ओवर। सो करेक्ट आंसर है इसका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होंगे वो अपने निर्देशन देंगे किसको? डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। 15th क्वेश्चन है हमारे पास और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का। प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो फोर्स में कब तक रह सकता है?
3 महीनों के लिए, 9 महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, इंडेफिनिटली। 15 सेकेंड है सोच के आंसर करने के लिए। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। टाइम्स अप। सो करेक्ट आंसर है इसका सी। सो जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस है वो मैक्सिमम सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ्स के लिए भी आपका पावर में रह सकता है। ऑलराइट, जब भी आपके पार्लियामेंट्री हाउसेस सेशन में नहीं होंगे तो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो है वो बन सकते हैं इमरजेंसी बेसिस पे, और ये सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही पावर में रह पाएंगे। ऑलराइट, और इसके पश्चात ऑलराइट 6 मंथ्स कर लीजिएगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा, ये बी नहीं होगा, ये सॉरी सी नहीं होगा, बी होगा। ऑलराइट, और इसके पश्चात जो पार्लियामेंट है उसके पास ये राइट है ऑर्डिनेंस को रिव्यू करने के लिए, और यदि पार्लियामेंट अप्रूव करता है तो जो ऑर्डिनेंस है वो लॉ बनेगा, अगर नहीं है तो ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने सिविक्स का पार्ट 1 कवर कर लिया है। ओके, 15 क्वेश्चंस हमने देखे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिजिक्स के सेकंड पार्ट के साथ ही कंटिन्यू करेंगे। तभी सभी फैक्ट्स एंड फिगर्स को रिवाइज कर लीजिएगा। इसी के साथ समाप्त करते हैं। आप सभी का धन्यवाद।